Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is endomembrane system. What is endomembrane system? How does it function in the cell? हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक और हमारा टॉपिक का डिस्कशन है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, कैसे ये सेल के अंदर फंक्शन करता है, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। My name is Deepak Latra. I am going to explain to you all this in video. Now let's start the video. What is endomembrane system? Endo means inside, membrane ऐसा सिस्टम जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, इस सिस्टम को बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनल्स। इसमें ऑर्गेनल्स होते हैं, एक से ज़्यादा ऑर्गेनल्स हो सकते हैं, विच हैव कोऑर्डिनेट फंक्शंस। तो ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके फंक्शंस एक दूसरे को हेल्प करने के होते हैं, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, किसी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनल्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं या कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं। अब देखो इसमें जो ऑर्गेनल्स होंगे ना बेटा, उन सबके फंक्शंस तो अलग अलग हैं, उनके फंक्शंस अलग अलग हैं। हो सकता है स्ट्रक्चरली वो थोड़ा बहुत सिमिलर हो और स्ट्रक्चरली डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका फंक्शंस अलग अलग है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं, एक सीक्वेंस में काम करते हैं। ऐसे ऑर्गेनल्स की क्या कहलाते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट बनते हैं। देखो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा एग्जाम्पल है गोल्जी बॉडीज़, तीसरा एग्जाम्पल है लाइसोजोम और चौथा एग्जाम्पल है बेटा वैक्यूल्स। ये एग्जाम्पल हो सकते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। देखो इसमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, ये दोनों में मिलते हैं, प्लांट्स में मिलते हैं, एनिमल्स में मिलते हैं। अब थर्ड नंबर पे जो है बेटा लाइसोजोम, ये एनिमल्स में तो एक्टिव होते हैं ज़्यादा, प्लांट्स में एक्टिव नहीं होते। वैक्यूल जो होते हैं वो प्लांट्स में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड गोल्जी बॉडी और लाइसोजोम। ये पहले तीनों किस में मिल सकते हैं बेटा? एनिमल्स के अंदर। जबकि अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़ और वैक्यूल, ये किस में एक्टिव मिल सकते हैं आपको बेटा? प्लांट्स के अंदर। तो ये सारे ऑर्गेनल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अभी इनमें देखो एक चीज़ और भी कॉमन है, ये जितने भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हैं ऑर्गेनल्स, ये सारे सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है। इनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन किसी के ऊपर नहीं है, या फिर इनमें से कोई भी मेम्ब्रेन लेस नहीं है, सबके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब देखो बेटा क्वेश्चन यही आता है कि कौन सी ऑर्गेनल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। तो इन चारों में से कोई और होगा, या फिर कोई इनका पार्ट नहीं है, तो इसके अलावा कोई और एक क्वेश्चन लिख देंगे जिसमें आपको बताना है कौन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। जैसे हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया लिख दें तो माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट लिख दें तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आते हैं इस पॉइंट से। अब हम कैसे ये फंक्शन करता है यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ऑर्गेनल्स कैसे कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक एनिमल सेल का डायग्राम बनाया है, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो इसलिए मैंने एनिमल सेल का डायग्राम लिया है बेटा यहाँ पे समझाने के लिए। जो डायग्राम है ये एनिमल सेल है और ये आउटर मोस्ट बाउंड्री दिखाई दे रही है आपको, इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल की मेम्ब्रेन है। देखो समझने के लिए हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पे बेटा न्यूक्लियस बनाया है इसका, जो कि सेंटर में नहीं है, थोड़ा साइड में बनाया है, ताकि हमारे पास स्पेस रहे, ताकि हम समझने के लिए यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर पाएंगे जिसमें मल्टीपल ऑर्गन्स को हम ड्रॉ कर पाएँ। तो न्यूक्लियस यहाँ पे दिखाया हुआ है। न्यूक्लियस आपको पता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ में कौन सी बेटा? एक इनर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के पास में और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन के साथ में यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स आपको ओरिजिनेट होते दिखाई दे रहे हैं, जो कि कॉन्टिन्यूअस हैं, कॉन्टिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ में कॉन्टिन्यूअस हैं। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये सारा स्ट्रक्चर्स मिलकर के बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पूरे स्ट्रक्चर्स जो हैं यहाँ पे, जहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर भी हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी है, मिलकर बनाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा दो टाइप का है, एक तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम सिस्टर्नी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टर्नी। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है?
सिस्टर्नी, क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिस्टर्नी इंटरकनेक्टेड दिखाई दे रही है आपको एक दूसरे के साथ में। इन सिस्टर्नी के ऊपर बेटा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम्स कैसे होते हैं बेटा, एटीएस, साइटोप्लाज्म में मिलने वाले यूकेरियोट्स के अंदर राइबोसोम कैसे होते हैं बेटा, एटीएस, कैसे होते हैं, एटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम मिलते हैं। तो राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से बेटा इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपीयरेंस रफ हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER शॉर्ट में इसे बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ किसकी वजह से बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। कौन से राइबोसोम बेटा, एटीएस टाइप के, साइटोप्लाज्म में मिलने वाले राइबोसोम्स एटीएस होते हैं, और ये राइबोसोम सिस्टर्नी की मेम्ब्रेन के साथ या ईआर के साथ में फ्यूज रहते हैं। कौन सी सब यूनिट से जुड़े होते हैं बेटा, लार्ज सब यूनिट। कौन सब यूनिट से जुड़े होते हैं, लार्ज सब यूनिट। किससे जुड़ते हैं बेटा, लार्ज सब यूनिट। दो सब यूनिट होती है राइबोसोम में। अगर आपको राइबोसोम के बारे में पढ़ना है तो मैंने अलग से वीडियो इसके लिए अपलोड कर रखा है, आप उस वीडियो को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लार्ज सब यूनिट के हेल्प से और एक स्मॉल सब यूनिट होती है, लेकिन जुड़ते किसकी हेल्प से हैं, लार्ज सब यूनिट की हेल्प से। और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अगर राइबोसोम जुड़े हैं तो उसका अपीयरेंस रफ हो जाएगा, इसलिए उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किससे बने होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। दूसरा, इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कॉन्टिन्यूस रहता है, मेम्ब्रेन यहाँ तक एक्सपेंड होती है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स भी बनाती है। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं ये राइबोसोम इनके ऊपर प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो इस वजह से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्मूथ दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं बेटा, स्मूथ दिखाई देते हैं। तो इनका नाम क्या होता है, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए राइबोसोम की एब्सेंस की वजह से ये स्मूथ दिखाई देते हैं। और इनका नाम क्या हो गया बेटा, SER, क्या हो गया, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे दो तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बना हो सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इसको सिस्टर्नी बोलते हैं, और जिससे बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके ऊपर रफ अपीयरेंस की वजह राइबोसोम प्रेजेंट है। दूसरा स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्यूबल से मिलकर बनता है, इसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके अंदर बेटा क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब इसके फंक्शन की बात करें तो बेटा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम है। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है बेटा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो हम कह सकते हैं RER का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। क्या होता है बेटा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। जो राइबोसोम इसके पास में और प्रोटीन्स बना के इसकी सिस्टर्नी में रिलीज कर देते हैं। तो इसलिए इस यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है RER का बेटा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। जबकि यहाँ पे बेटा आप देखोगे SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। क्या है बेटा, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो मैंने यहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस SER के द्वारा दिखाया है, और प्रोटीन का सिंथेसिस बेटा प्रोटीन यहाँ पे बना रखा है मैंने ग्रीन कलर में। ये सिंथेसिस जो है मेन फंक्शन है RER का। लिपिड किसका मेन फंक्शन है, SER का। इसका मतलब प्रोटीन वाले अगर कंपाउंड बनाने हैं तो कौन सा पार्ट बनाएगा बेटा सेल के अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर लिपिड वाले मॉलिक्यूल्स बनाने हैं तो कौन बनाएगा बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन बनाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स जो बने हैं बेटा, या तो ये डायरेक्टली सेल से यहाँ से यूज कर ले जाते हैं, या फिर इनको क्या किया जाता है बेटा, प्रोसेस करवाने के लिए, मॉडिफाई करवाने के लिए। सिंथेसिस तो इनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है इन प्रोटीन्स का, लिपिड का, लेकिन मॉडिफिकेशन का काम कौन करेगा बेटा, गोल्जी बॉडीज। कौन करेंगे, गोल्जी बॉडीज। तो इन्हीं के पास में रहते हैं गोल्जी बॉडीज। तो जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा बेटा उसी के बिल्कुल पास में उसी के स्ट्रक्चर्स दिखने वाले स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे आपको, इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडीज। अब यहाँ पे गोल्जी बॉडी के पास मतलब भेजने के लिए बेटा देखो यहाँ स्मॉल स्ट्रक्चर्स बनाए गए, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, जिसमें प्रोटीन्स को पैक कर दिया गया है। इसको बोलेंगे बेटा वेसाइकिल। क्या बोलेंगे, वेसाइकिल। ऐसे ही लिपिड के लिए बनाया गया बेटा, लिपिड जो बना था SER के द्वारा उसको पैक कर दिया गया है एक छोटे से मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में, इसको बोलते हैं वेसाइकिल। दे स्मॉल साइज स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जो थोड़े मटेरियल को ले जा सकते हैं। जैसे बना होगा इसको ट्रांसपोर्ट करके आगे ले जाएंगे, और ये ट्रांसपोर्ट जो होता है बेटा टारगेटेड ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनको अगर गोल्जी के पास जाना है तो इसलिए ER गोल्जी के पास ही रहता है, ताकि बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जब वेसाइकिल यहाँ से निकले तो टारगेटेड डिलीवरी पे ही पहुंचे, जहाँ गोल्जी के पास पहुंचाना है, तो बीच में कोई किस तरह का इंटरप्शन ना हो।
तो यहाँ पे वेसाइकिल्स बना करके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो वेसाइकिल बना करके ये मटेरियल को यहाँ से रिलीज़ करे। और आपको पता है कि बेटा मेम्ब्रेन जो होती है ये सब क्यों कर पा रही है, वेसाइकिल्स क्यों बना पा रही है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। तो ये अपनी मेम्ब्रेन के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो है मॉडिफाई करके बना पा रही है, जिसमें ये मटेरियल को पैक करके भेज रही है। और फ्लूइडिटी होने की वजह से ये पॉसिबल, अगर फ्लूइडिटी नहीं होती तो ये मेम्ब्रेन इस तरह के स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाती। तो यहाँ पे फ्लूइडिटी के बारे में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पढ़े हैं तो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं फ्लूइडिटी के बारे में, इंपॉर्टेंस फ्लूइडिटी। तो यहाँ पे फ्लूइडिटी की इंपॉर्टेंस काम में आ रही है और वेसाइकिल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट यहाँ पे पैक करके जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल को आगे लेके जा रहा है। जो ये मटेरियल होता है बेटा, ये इस गोल्जी की तरफ जाता है और गोल्जी इसको रिसीव करता है। और गोल्जी के पास भी बेटा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ईआर में थे, और यहाँ पर भी इनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। तो ये गोल्जी के सिस्टर्नी है बेटा, और एक हमने ईआर के सिस्टर्नी देखे थे। तो यहाँ पे इस गोल्जी के पास भी सिस्टर्नी है, और गोल्जी के पास जो सिस्टर्नी है बेटा जहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, तो गोल्जी के उस फेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? सिस। सिस का मतलब होता है सेम, जहाँ पे न्यूक्लियस और ईआर उसी साइड का सिस्टर्नी का फेस का क्या लगेगा? सिस फेस। या इसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेस, क्योंकि बेटा ये मटेरियल को अभी रिसीव कर रहा है, और मटेरियल को रिसीव करने के बाद में ये मॉडिफाई करेगा, तो ये फॉर्म करेगा, कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस करेगा, इन्हांसमेंट करेगा प्रॉपर्टीज़ की। तो इसलिए इस फेस को हम एक और नाम से जानते हैं कन्वेक्स फेस, क्योंकि अगर अपने लेंस पढ़ें तो लेंस में उभरा हुआ फेस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्स फेस। तो यहाँ पे सिस फेस पे वेसाइकिल्स जो ईआर से निकले थे, चाहे वो यहाँ पे ट्यूबल से निकले या फिर जो सिस्टर्नी वाली साइड से निकले, तो कहाँ रिसीव हुए बेटा? सेम फेस जो कि न्यूक्लियस की तरफ है, ईआर की तरफ से क्या बोलते हैं? सिस फेस या फॉर्मिंग फेस पे रिसीव होते हैं, और कहाँ पे? कन्वेक्स फेस पे रिसीव होते हैं। अब देखो बेटा, इस सिस्टर्नी जो होती है स्टैक की फॉर्म में होती है, एक से ज़्यादा सिस्टर्नी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। और ये स्टैक जो बनता है बेटा ये कॉन्टिन्यूस होता है। एक बार मटेरियल सिस स्पेस के थ्रू एंटर हुआ तो फिर गोल्जी की सिस्टर्नी में पहली से दूसरी, दूसरी तीसरी, तो इनके अंदर जो है ट्रांसपोर्ट होता चला जाता है। और साथ में क्या होता है कि बेटा इसका मॉडिफिकेशन होता है। क्या हो जाता है? मॉडिफिकेशन। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होकर के आए, तो प्रोटीन के साथ में अगर कार्बोहाइड्रेट पार्ट लगा देंगे, तो इसके साथ में कार्बोहाइड्रेट पार्ट लग गया तो क्या बन जाएगा बेटा? ग्लाइको प्रोटीन। क्या बन जाएगा? ग्लाइको वर्ड हम कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है लिपिड। लिपिड का ट्रांसपोर्ट होके आया बेटा, लिपिड जो ट्रांसपोर्ट होके आया इसके साथ में कार्बोहाइड्रेट लगा देंगे, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं हम? ग्लाइको। तो क्या बन जाएगा बेटा? ग्लाइको लिपिड। क्या बन जाएगा? ग्लाइको लिपिड। तो यहाँ पे सिस्टर्नी के अंदर, गोल्जी की सिस्टर्नी के अंदर मॉडिफिकेशन का काम किया जाता है बेटा, प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई कर दिया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट या और दूसरे कंपाउंड लगाए जाते हैं। तो प्रोटीन से क्या बन जाएगा? ग्लाइको प्रोटीन। लिपिड से क्या बनेगा? ग्लाइको लिपिड। तो इस तरह के मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिस्टर्नी के अंदर ये ट्रांसपोर्ट होते होते जो है दूसरे फेस की तरफ जाएगा, तो मैच्योरेशन हो जाएगा इन लिपिड और प्रोटीन्स का, और या इनका मॉडिफिकेशन हो चुका होगा। तो एक बार सिस फेस से एंटर करने के बाद में मटेरियल बेटा यहाँ से रिलीज नहीं होता है, वो कॉन्टिन्यूस सिस्टर्नी के अंदर से ट्रांसपोर्ट होते हुए चला जाता है। फिर उसके बाद में जो है बेटा यहाँ पे क्या होगा कि इसके पास में जैसे जैसे मटेरियल आगे जाता जाएगा तो इसका ट्रांसपोर्ट आगे बढ़ता जाएगा, और ये यहाँ पे दूसरे फेज से, दूसरी सिस्टर्नी के दूसरे फेज से यहाँ से रिलीज़ होगा, पैक होगा। तो पैक होने के लिए फिर से वेसाइकिल्स बना दिए जाते हैं। तो जिस फेज से ये वेसाइकिल्स मॉडिफाइड मटेरियल को पैक करके तैयार किए जाते हैं, उस फेज को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस। ट्रांस मतलब होता है अपोजिट साइड। तो जो फेस इनसे दूर वाली साइड है सिस्टर्नी का, उसे क्या बोलेंगे? ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेस। अब मटेरियल जो था लिपिड और प्रोटीन वाला मैच्योर हो गया है, तो मैच्योरिंग फेज अब ये फंक्शनल डायरेक्टली सेल के काम में आ सकता है। यहाँ पे इसलिए इसको क्या बोला गया? मैच्योरिंग फेस। या अपीयरेंस में कैसा है बेटा? कॉनकेव लेंस के जैसा, इसलिए क्या बोलते हैं? कॉनकेव फेस। तो यहाँ पे जो मॉडिफाइड मटेरियल है वो पैक कर दिया गया है फ्रॉम जिस फेस से तैयार हुआ, उसका नाम क्या होता है बेटा? ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस या कॉनकेव फेस उसको हम बोलते हैं। अब ये मटेरियल के दो फेट हो सकते हैं। दो फेट क्या हो सकते हैं? या तो बेटा ये क्या करे, इस मटेरियल को सेल के अंदर ही जरूरत हो तो वहीं पे यूज़ कर लिया जाए,
सेल के अंदर ही जरूरत है, सेल को अपनी जरूरत पहले पूरी करनी है, फिर दूसरी सेल की। क्योंकि हम क्या है, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं बेटा? ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किससे बनते हैं? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बनते हैं? टिश्यू से। टिश्यू किससे बनते हैं? सेल से। तो इसका मतलब अगर हम जाएंगे यहाँ पे बेसिक लेवल पे, तो हमारी सेल बेसिक यूनिट आ जाएगी। तो सेल से मिलके ही टिश्यू बनेंगे। तो एक ग्रुप ऑफ सेल जो एक दूसरे की सेल्स जो है हेल्प करती हैं। तो मान लो अगर ये सेल्स के पास में एबिलिटी है मटेरियल को बनाने की, तो ये दूसरी सेल के पास भी भेज सकती है, उसको जरूरत है। तो यहाँ पे अगर यूजफुल मटेरियल सेल के बाहर रिलीज किया जाना है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सिक्रीशन। क्या बोलते हैं? सिक्रीशन। सेल के बाहर जाना क्या कहलाएगा? एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में अगर यूजफुल मटेरियल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिक्रीशन। ऐसे प्रोटीन्स को हम क्या बोलेंगे? सिक्रीटरी प्रोटीन्स, या ऐसा मटेरियल क्या कहलाएगा? सिक्रीटरी मटेरियल। देखो यहाँ पे जो वेसाइकिल्स बन के आए ट्रांसफेज से बेटा, हो सकता है सेल के मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज कर जाए। अगर ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेंगे फिर से बेटा कौन सी प्रॉपर्टी काम में आने वाली है? फिलिटी। कौन सी काम में आएगी? फिलिटी प्रॉपर्टी। और ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेंगे और जिन मटेरियल का यहाँ पे फ्यूजन हुआ है वेसाइकिल्स का, जिनमें भरे हुए थे, तो उन वेसाइकिल्स का फ्यूजन होने से ये मटेरियल सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में रिलीज कर दिए जाते हैं, सिक्रीशन कर दिया जाता है बेटा यहाँ पे। और ये मटेरियल जो है सेल के दूसरे जितने भी सेल्स हो सकती हैं उनके पास में जा करके उनको हेल्प कर सकता है। क्योंकि आपको पता है सिक्रीटरी मटेरियल बहुत सारा रिलीज होता है सेल्स के अंदर। तो यहाँ पे इसके पास में या एक ऑप्शन है तो सेल के अंदर ही ये काम में आ जाए, या फिर दूसरी सेल के पास इसको भेजना है तो ये सिक्रीट कर दिया जाए। तो यहाँ पे फिर से जो है साइकिल फ्यूज कर दिए जाएंगे और मेम्ब्रेन के बाहर इसको सेल के मेम्ब्रेन के बाहर भेज दिया जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? सिक्रीशन। तो यहाँ पे बहुत सारे बेटा आपको दिखाई दे सकते हैं इस तरह के सिक्रीटरी वेसाइकिल्स बने हुए। गोल्जी के आसपास बहुत सारे बनते हैं बेटा, ये बहुत बिजी होता है, ये हमेशा काम करता रहता है सेल के अंदर। तो बहुत सारे सिक्रीटरी वेसाइकिल्स इसके आसपास बने होते हैं। तो इसीलिए गोल्जी के आसपास और दूसरा ऑर्गेनल नहीं आता, क्योंकि ये पूरे सेल की सबसे जरूरी काम कर रहा होता है। सबसे जरूरी काम क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो सिंथेसिस किसने किया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। लेकिन मॉडिफिकेशन का काम किसने किया है? गोल्जी बॉडीज ने किया है। तो इस वजह से बेटा गोल्जी बॉडीज का एक और नाम भी कहलाता है, गोल्जी बॉडीज आर आल्सो कॉल्ड एज जोन ऑफ एक्सक्लूजन। तो गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा फिर से, और अभी मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, इट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ एक्सक्लूजन। नाउ देखो इसके पास में सिस्टर्नी के अलावा बेटा, सिस्टर्नी के अलावा यहाँ पे ट्यूब्यूल्स भी होते हैं जो मैंने दिखाए नहीं है, लेकिन जैसे ईआर में ट्यूब्यूल्स थे वैसे इसके पास भी ट्यूब्यूल होंगे। तो यहाँ पे गोल्जी के पास भी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो गोल्जी के अंदर भी सिस्टर्नी के साथ साथ ट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट रहता है। नाउ अगर आप देखें यहाँ पे तो इसके पास में वेसाइकिल्स बन रहे हैं, तो जो कि यार नहीं बनाए थे इसने वेसाइकिल बना करके यहाँ पे ट्रांसफेज से रिलीज किए हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है गोल्जी और ईआर में, लेकिन दोनों के फंक्शंस क्या हैं? डिफरेंट हैं। ईआर का फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ मटेरियल, जबकि गोल्जी का फंक्शन क्या है बेटा? गोल्जी का फंक्शन है मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो इसीलिए गोल्जी और ईआर मिलकर कोऑर्डिनेट वे में काम कर रहे हैं। एक मटेरियल का सिंथेसिस कर रहा है, एक मटेरियल को मॉडिफाई करने में काम कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट वे में हेल्प कर रहे हैं, इसलिए दे आर पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नाउ गोल्जी ईआर आपने समझा। इसके अलावा देखो यहाँ पे गोल्जी क्या कर सकता है बेटा? गोल्जी लाइसोजोम बना के रिलीज कर सकता है। लाइसोजोम क्या होते हैं बेटा? लाइसोजोम जो गोल्जी से बनने वाले बड़े साइज के वेसाइकिल्स हैं, इनको हम एक तरीके से गोल्जियन वैक्यूल्स बोल सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल भरा गया है। अब देखो बेटा इस वैक्यूल क्यों कह रहे हैं और वेसाइकिल में डिफरेंस क्या है? वेसाइकिल में जो है कम मटेरियल पैक किया जाता है, स्मॉल साइज के होते हैं एज कम्पेयर टू गोल्जियन वैक्यूल। गोल्जी के वैक्यूल का साइज बड़ा होता है और ज़्यादा मटेरियल भर दिया जाता है, लार्ज साइज के होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल भरते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल। उस अगर वो वैक्यूल यहाँ पे ऑर्गेनल का काम करेगा, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड है बेटा और उसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? एंजाइम्स। क्या भरे हुए हैं? एंजाइम्स। अब आप मुझे बताओ एंजाइम्स भरे हुए हैं तो एंजाइम्स किससे बने होंगे बेटा? प्रोटीन से। मोस्टली सेल के एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। और प्रोटीन कौन बना सकता है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके पास में राइबोसोम से वही बना देगा। तो यहाँ पे प्रोटीन को मॉडिफाई करना होगा एंजाइम बनाने के लिए, तो कौन करेगा? गोल्जी बॉडीज। कौन करेगा? गोल्जी बॉडीज। इसलिए आपको लाइसोसोम बनते हुए कहाँ दिखाई दे रहे हैं? रिलीज होते हुए लाइसोसोम से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये मेम्ब्रेन बाउंड है लाइसोसोम, तो बेटा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट क्या होते हैं? लिपिड और प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो आपको पता है लिपिड अगर बनाना है मेम्ब्रेन बनाने के लिए तो कौन बनाएगा बेटा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर प्रोटीन बनाना तो कौन बनाएगा बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो दोनों बन गए तो क्या हो जाएगी, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसलिए बेटा यहाँ पे लाइसोसोम की मेम्ब्रेन कौन बनाता है, ER बनाता है, और साथ में मॉडिफिकेशन का काम जो होता है उन कंपाउंड्स में कौन करता है, गोल्जी। तो लाइसोसोम बनाने के लिए बेटा ER और गोल्जी दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों मिलकर बनाते हैं फंक्शनल लाइसोसोम जो कि बाद में हो जाते हैं। तो यहाँ पे लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है दिखता है। तो लाइसोसोम भी क्या है बेटा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है जो कि कोऑर्डिनेट वे में काम कर सकता है। तो लाइसोसोम बाद में फंक्शन होकर के सेल के लिए काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये तीनों ऑर्गेनल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन कर रहे हैं, देयरफॉर दे आर पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ऐसे कोई भी ऑर्गेनल जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं वो कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो हमने एग्जांपल्स के द्वारा समझा कि बेटा एनिमल सेल के द्वारा, तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस किया कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जिसके अंदर जो ऑर्गेनल्स कोऑर्डिनेट वे फंक्शन करते हुए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट बनते हैं। जैसे एग्जांपल ये एनिमल सेल का, तो उसमें हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के साथ में कॉन्टिन्यूअस है। तो आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को भी हम इसका पार्ट मान लेते हैं एक तरीके से, आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट मान ली जाती है, उसी से ये अराइज होते दिखाई देते हैं। यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप हैं, जहाँ पे राइबोसोम्स है उसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। फिर दूसरे टाइप जहाँ पर राइबोसोम्स एब्सेंट हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसका मेन काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ये लिपिड और प्रोटीन्स जो बने ER के अंदर बेटा इनको वेसाइकिल की फॉर्म में पैक किया गया, फिर कहाँ पे यहाँ पे जो है इनको ट्रांसपोर्ट किया गया सिस फेस या फर्मिंग फेस या कन्वेक्स फेस के पास किया गया। फिर वहाँ इन गया सिस्टेनिक के अंदर मॉडिफिकेशन होता है, तो ये सिस्टेनिक के अंदर से ही मूवमेंट करते करते फिर ये दूसरे फेस की तरफ जाते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांस या मैच्योरिंग फेस या कॉन्केव फेस, और वहाँ से फाइनली ये सीक्रेशन कर दिया जाता है या बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लाइसोसोम का फॉर्मेशन करने में भी ये रोल प्ले करते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे जितने भी मैंने आपको समझाए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।